वेलकम क्लास 9। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे स्कैनर क्लास इस टॉपिक से। ऑलरेडी चैप्टर 5 का इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास तक डिस्कशन हो गया प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में हम पेज नंबर 105 में जो स्कैनर क्लास टॉपिक है वहाँ से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो स्कैनर क्लास इनपुट बाय यूजिंग स्कैनर क्लास। तो स्कैनर क्लास से कैसे इनपुट लेते हैं इसके बारे में अब हम जानेंगे। देखो, द स्कैनर क्लास इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन जावा which allows the user to read value of various type. The scanner class is defined within a Java package java.util.star. तो स्कैनर क्लास ब्लू जावा का एक लेटेस्ट अपडेशन है। इसके थ्रू यूज़र कोई भी वैल्यू को रीड कर सकता है और ये java.util.star पैकेज का एक पार्ट है। ठीक है, मतलब अगर स्कैनर क्लास को यूज़ करना हो तो java.util.star ये जो पैकेज है इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा प्रोग्राम में, तभी हम स्कैनर क्लास को यूज़ कर पाएंगे। देखो, देयर आर मोर मेथड्स इन क्लास स्कैनर देन यू विल नीड इन दिस कोर्स। तो स्कैनर क्लास का ह्यूज यूज़ है। ठीक है, उसका जस्ट एक पार्ट हम लोगों के सिलेबस में है। देखो, वी ओनली कवर अ स्मॉल यूजफुल सबसेट विच अलाउ यू टू इनपुट the value from either the keyboard or file without going through any conversion system. तो जो पार्ट हम लोगों के सिलेबस में है वो है कैसे स्कैनर क्लास को यूज़ करके हम कीबोर्ड से या कोई फाइल से इनपुट ले सकते हैं विदाउट एनी कन्वर्शन। मतलब जब हम कीबोर्ड से या किसी फाइल से इनपुट लेंगे तब हमें वो जो डेटा लिए हैं हम उसे कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा किसी दूसरे फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इट ऑल्सो डज नॉट रिक्वायर मेंशनिंग द लिमिट ऑफ वैल्यू इन एडवांस बाय द प्रोग्रामर। प्रोग्रामर को भी पहले से लिमिट मेंशन नहीं करना पड़ेगा इस टाइप के प्रोग्राम में। The end of value can be determined by the character or string. तो इस टाइप के प्रोग्राम में end of value कैसे डिटरमाइन करता है? कोई कैरेक्टर से या स्ट्रिंग से डिटरमाइन करता है। ठीक है, हम जानते हैं कि अभी तुम लोगों को ये सारे चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब प्रोग्राम करोगे तब देखोगे ये बहुत इजी है। ठीक है, अभी सिर्फ जान लो कि स्कैनर क्लास क्या है, ये कैसे यूज़ होते हैं। जब प्रैक्टिकली तुम लोग प्रोग्राम करोगे या हम जब यहाँ पे प्रोग्राम समझाएंगे तुम लोगों को तब सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो, however the scanner class necessarily needs JDK 1.5 or more along with Blue Java version 2.5 or more। मतलब स्कैनर क्लास को सपोर्ट करने के लिए JDK 1.5 या उससे ज़्यादा वर्जन होना ज़रूरी है और उसके साथ ब्लू जावा का भी 2.5 वर्जन या उससे ज़्यादा वर्जन मशीन में होना ज़रूरी है। ठीक है, द मेथड्स विच आर डिफाइंड अंडर दिस क्लास डोंट सपोर्ट द लोअर JDK एंड ब्लू जे वर्जन। मतलब स्कैनर क्लास JDK 1.5 के नीचे जो वर्जन है वो सपोर्ट नहीं करता या ब्लू जावा के 2.5 वर्जन के नीचे जो वर्जन है वो सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू इंक्लूड स्कैनर क्लास इन ब्लू जावा यू नीड टू इंस्टॉल JDK 1.5 एंड सपोर्टिंग ब्लू जावा वर्जन विच इज शोन बिलो। तो स्कैनर क्लास को यूज़ करने के लिए ये दो वर्जन होना ज़रूरी है, JDK 1.5 या उससे ज़्यादा और ब्लू जावा 2.5 और उससे ज़्यादा। ठीक है,
अब नेक्स्ट पेज में जाओ। देखो, वंस योर सिस्टम इज इक्विप्ड with the setup files of JDK and BlueJ, you are now ready to execute Java program by using a scanner class. ठीक है, जब तुम्हारे मशीन में JDK का 1.5 या उससे ज़्यादा वर्जन या BlueJ का 2.5 या उससे ज़्यादा वर्जन मौजूद है, तब तुम स्कैनर क्लास यूज़ करके BlueJ में प्रोग्राम लिख सकते हो। This class is helpful to input different types of numeric and non-numeric data. तो ये जो क्लास है ये न्यूमेरिक डेटा को भी सपोर्ट करता है और नॉन न्यूमेरिक डेटा को भी सपोर्ट करता है। However, the output statement remains the same, that is system.out.print और system.out.println। ठीक है, इसका जो आउटपुट स्टेटमेंट है वो प्रीवियस क्लास के तरह ही है, मतलब जैसे इनपुट स्ट्रीम रीडर में था या फंक्शन आर्ग्यूमेंट में था वैसा ही है, system.out.print या तो system.out.println। इन दोनों का डिफरेंस क्या है हम बताते हैं तुम लोगों को। देखो, system.out.print अगर यूज़ करेंगे तो जब कुछ प्रिंट करेगा कंपाइलर, तब प्रिंट करके उसी लाइन में कर्सर वेट करेगा। ठीक है, लेकिन अगर system.out.println हम यूज़ करें तो क्या होता है, प्रिंट करने के बाद कर्सर नेक्स्ट लाइन में जाके वेट करता है। ठीक है, यही डिफरेंस है। नेक्स्ट देखो, द डेटा वैल्यू आर एक्सेप्टेड थ्रू द ऑब्जेक्ट एज इट हैपन्स विद इनपुट स्ट्रीम रीडर। तो यहाँ पे भी डेटा वैल्यूज़ को थ्रू ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट किया जाता है। जैसे इनपुट स्ट्रीम रीडर में भी हम देखे थे कि पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं फिर डेटा को लेते हैं, यहाँ पे वैसा ही होता है। ठीक है, पहले स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा फिर डेटा लेगा। ठीक है, अब देखो इंपोर्ट सिस्टम पैकेज, मतलब कैसे हम स्कैनर क्लास का जो पैकेज है, मतलब वही java.util.star, वो वाला पैकेज हम कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। देखो, द स्कैनर क्लास इज अवेलेबल इन द सिस्टम पैकेज java.util। तो java.util पैकेज का एक पार्ट है स्कैनर क्लास। यू मस्ट इम्पोर्ट java.util पैकेज टू अवेल द फैसिलिटीज अवेलेबल इन द स्कैनर क्लास। तो स्कैनर क्लास का पूरा फैसिलिटी अगर उठाना है तो java.util पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। द प्रोसेस टू इम्पोर्ट java.util पैकेज इज शोन बिलो। कैसे इंपोर्ट करते हैं देखो, इम्पोर्ट java.util.scanner, ये है लाइन। ठीक है, अगर इस लाइन को लिखोगे प्रोग्राम में तो java.util.scanner जो पैकेज है वो इम्पोर्टेड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो java.util.star भी हम लिख सकते थे। स्टार का मतलब है java.util का सारे फाइल हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर java.util.scanner बोलेंगे हम तो सिर्फ util का जो स्कैनर फाइल है वही इंक्लूडेड होगा, दूसरा फाइल हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम दोनों ही लिख सकते हैं, java.util.scanner भी लिख सकते हैं और java.util.star भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो java.util है पैकेज नेम, उसके बाद डॉट ऑपरेटर है, फिर स्कैनर जो है वो है क्लास नेम। ठीक है, नेक्स्ट देखो नीचे दिया है और java.util.star। ठीक है, अभी हम डिस्कस किए कि दोनों ही लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्रिएटिंग स्कैनर ऑब्जेक्ट। अब हम कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्योंकि हम अभी देखे प्रीवियस पैराग्राफ में कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद ही डेटा को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो अगर ऑब्जेक्ट हम नहीं क्रिएट कर पाएंगे तो डेटा हम नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं देखो, आफ्टर इंपोर्टिंग java.util पैकेज you have got the facility to avail scanner class and create object which can hold a set of values of different type। तो जब तुम java.util
पैकेज को इंपोर्ट कर लोगे तब तुम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पाओगे। और एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद तुम उसके थ्रू सेट ऑफ वैल्यूज को ले पाओगे। ठीक है। द सिंटैक्स टू क्रिएट अ स्कैनर ऑब्जेक्ट इज शोन बिलो। देखो कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का लाइन। ठीक है, इसे प्रोग्राम में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो स्कैनर है क्लास नेम, SC है स्कैनर ऑब्जेक्ट नेम, उसके बाद न्यू ऑपरेटर है और उसके बाद स्कैनर जो है वो है कंस्ट्रक्टर। ये जो लाइन है ये पूरा प्रोग्राम में लिखना पड़ेगा अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो तो। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा डिस्कशन किया है इस लाइन का। डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप स्कैनर से SC। तो ये जो SC है ये क्या है? ये स्कैनर टाइप का ऑब्जेक्ट है। यू कैन यूज एनी ऑब्जेक्ट नेम ऑफ योर चॉइस। SC के जगह तुम कोई भी नाम दे सकते हो। नेक्स्ट, न्यू कीवर्ड इज यूज्ड टू हैव डायनामिक एलोकेशन ऑफ स्कैनर ऑब्जेक्ट। ये जो न्यू कीवर्ड यूज होता है या न्यू ऑपरेटर यूज होता है ये क्या करता है? ये डायनामिकली मेमोरी को एलोकेट करता है। मतलब जैसा रिक्वायरमेंट है मेमोरी में उतना स्पेस ही एलोकेट होगा। ठीक है, अगर ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो मेमोरी में ज़्यादा स्पेस एलोकेट होगा। अगर कम डेटा है तो मेमोरी में कम स्पेस ही एलोकेटेड होगा। ठीक है, मतलब ये डायनामिकली जो एलोकेटेड मेमोरी है उसका साइज इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है। मतलब ये जो न्यू कीवर्ड है ये डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी को चेंज कर सकता है। ठीक है, उसका जो साइज है बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द स्कैनर क्लास हैज अ स्पेशल कंस्ट्रक्टर which is automatically invoked to store value in the scanner object from console। तो ये जो स्कैनर क्लास कंस्ट्रक्टर है इसका क्या काम है? ये ऑटोमेटिकली जो ऑब्जेक्ट हमने अभी क्रिएट किए स्कैनर क्लास का उसमें वैल्यू असाइन कर देगा। ठीक है, मतलब ये जो कंस्ट्रक्टर है ये ऑटोमेटिकली वैल्यू को लेके स्कैनर क्लास ऑब्जेक्ट में असाइन कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट, द पैरामीटर system dot in allows the constructor to receive data from the keyboard। तो ये जो हम लिख रहे हैं लाइन में स्कैनर ब्रैकेट में system dot in, ये system dot in का क्या काम है? ये क्या करता है? ये कीबोर्ड से डेटा लेने के लिए हेल्प करता है स्कैनर क्लास को। ठीक है, तो ये जो लाइन है स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, इस लाइन का हर एक कीवर्ड का क्या मीनिंग है, क्या फंक्शन है वो यहाँ पे डिस्कस कर दिए। ठीक है, अब देखो, द स्कैनर क्लास बेसिकली वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोकन्स इन इनपुट। अ टोकन इज अ सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स दैट ends with a delimiter. Some delimiters which can be used as token separator are comma, full stop, semicolon, white space, etc. Scanner class uses white space as default token separator। तो देखो ये जो स्कैनर क्लास है ये प्रिंसिपल ऑफ टोकन के ऊपर काम करता है। ठीक है, मतलब क्या है? मतलब हर एक लाइन कुछ टोकन्स का कलेक्शन है। टोकन मतलब कीवर्ड। हर एक लाइन कुछ कीवर्ड का कलेक्शन है और ये जो कीवर्ड्स है इसे कौन सेपरेट करता है? इसे डेलिमिटर सेपरेट करता है। मतलब जो सेपरेटर यहाँ पे यूज़ होते हैं उसे डेलिमिटर बोला जाता है। ठीक है, वो क्या क्या है? वो कॉमा हो सकता है या फुल स्टॉप हो सकता है या सेमीकोलन या वाइट स्पेस, कुछ भी हो सकता है। Scanner class uses
वाइट स्पेस एज डिफ़ॉल्ट टोकन सेपरेटर। तो डिफ़ॉल्ट टोकन सेपरेटर क्या है? वाइट स्पेस है। ठीक है, अब देखो, अ वाइट स्पेस कैरेक्टर कैन बी अ ब्लैंक, अ टैब कैरेक्टर, अ कैरेज रिटर्न और अ एंड ऑफ फाइल। तो वाइट स्पेस डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे ब्लैंक भी हो सकता है, टैब कैरेक्टर भी हो सकता है, कैरेज रिटर्न ये भी हो सकता है। कैरेज रिटर्न क्या है ये तुम लोग हायर क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, अभी सिर्फ जान लो कि ये एक वाइट स्पेस है। और द एंड ऑफ फाइल ये भी हो सकता है, मतलब फाइल का एंड। ठीक है, thus if we read a line that has a series of numbers separated by blanks, the scanner will take each number as a separate token. तो देखो, अगर एक लाइन कंसिडर करें सीरीज ऑफ नंबर का और हर एक नंबर ब्लैंक से सेपरेट किया हुआ है, तो स्कैनर क्लास क्या करेगा? वही ईच नंबर को एक एक सेपरेट टोकन कंसिडर करेगा। ठीक है, अब देखो, डिफरेंट टाइप के जो डेलिमिटर्स होते हैं उसका एक इमेज दिया है। कॉमा, सेमीकोलन, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, नॉट इक्वल टू साइन और वाइट स्पेस, ये सारे डेलिमिटर्स हैं जो ब्लू जावा में यूज होते हैं। नेक्स्ट देखो, नाउ यू आर वेल अवेयर दैट द डिफॉल्ट डेलिमिटर इज रेफर्ड टू बी वाइट स्पेस। तो ये तो हम जानते ही है। नेक्स्ट पेज में जाओ। बट अदर डेलिमिटर्स कैन ऑल्सो बी सेट एज अ स्कैनर ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू सेपरेट द टोकन्स। तो अदर जो डेलिमिटर्स है वो भी एज अ स्कैनर ऑब्जेक्ट यूज हो सकते हैं। देखो, उसका एक सिंटैक्स दिया हुआ है, स्कैनर ऑब्जेक्ट डॉट यूज डेलिमिटर डेलिमिटर्स। फॉर एग्जाम्पल, एससी डॉट यूज डेलिमिटर डबल कोट में कॉमा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमा को एज अ स्कैनर ऑब्जेक्ट यूज किया जा रहा है। ठीक है, अब देखो एडवांटेजेस ऑफ इनपुट थ्रू स्कैनर क्लास। तो स्कैनर क्लास को यूज करने का क्या क्या एडवांटेज है? फर्स्ट पॉइंट देखो, यूजर मे नॉट मेंशन सेट ऑफ डेटा बीइंग इनपुट फ्रॉम द कंसोल। तो कंसोल से क्या डेटा इनपुट होगा इसके बारे में यूज़र मेंशन कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। द एंड ऑफ डेटा एलिमेंट्स कैन बी डिटरमाइंड थ्रू अ स्पेशल टोकन। तो एंड ऑफ डेटा एलिमेंट्स को थ्रू स्पेशल टोकन डिटरमाइन किया जाता है। नेक्स्ट, इनपुट स्ट्रीम रीडर एंड बफर रीडर नीड नॉट टू बी मेंशन्ड। तो स्कैनर क्लास को यूज करने के लिए इनपुट स्ट्रीम रीडर या बफर रीडर को मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। प्रोग्राम लॉजिक इज सिंपल बिकॉज स्कैनर क्लास हैज़ वेरियस मेथड टू मैनिपुलेट इनपुट डेटा। तो स्कैनर क्लास का जो प्रोग्राम लॉजिक है वो बहुत सिंपल होते हैं, क्योंकि ये वेरियस मेथड यूज़ करता है डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए। नेक्स्ट, string manipulation is quite easy as each word can be obtained as a token and handled separately. तो यहाँ पे string manipulation भी बहुत easy है, क्योंकि हर एक वर्ड को यहाँ पे separate token कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे string manipulation बहुत easy है। लास्ट पॉइंट देखो, it provides an easier approach टू रीड रिकॉर्ड फ्रॉम द डेटा फाइल। तो अगर डेटा फाइल से रिकॉर्ड रीड करना हो तो भी ये बहुत इजीली कर सकता है। तो ये सारे स्कैनर क्लास का एडवांटेजेस है। अब देखो, टोकन्स इन अ टेक्स्ट लाइन। सैम्पल इनपुट, अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर स्टडीज फॉर क्लास 9। With reference to earlier discussion, the different tokens are अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर क्लास 9। ये सारे टोकन्स हैं, सेपरेट टोकन्स। ठीक है, दस अ स्कैनर क्लास एक्सेप्ट द डेटा इन टर्म्स ऑफ टोकन्स। तो ये तो पहले ही डिस्कस किए कि स्कैनर क्लास हर एक वर्ड को
एक एक सेपरेट टोकन करके कंसीडर करता है। These tokens are considered to be string type and are manipulated through various methods available in the scanner class. तो एक एक टोकन को string type कंसीडर करके मैनिपुलेट किया जाता है। ठीक है। Now we are going to discuss the methods which are used to accept the numeric value from a set of values input to the scanner object. तो अब हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे सेट ऑफ वैल्यूज में से स्कैनर क्लास न्यूमेरिक वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। द न्यूमेरिक वैल्यूज मे बी ऑन वन लाइन विथ ब्लैंक्स बिटवीन ईच वैल्यू और मे बी ऑन सेपरेट लाइन। तो न्यूमेरिक वैल्यू जो दिया जाता है स्कैनर क्लास को वो वन लाइन में भी होता है, ब्लैंक से सेपरेट किया हुआ, या सेपरेट लाइन्स में भी हो सकता है। द वाइट स्पेस कैरेक्टर्स दैट इज ब्लैंक और कैरेज रिटर्न एक्ट्स एज डिफॉल्ट टोकन सेपरेटर। तो इस मामले में जो वाइट स्पेस है वो डिफॉल्ट टोकन सेपरेटर के रूप में काम करता है। द नेक्स्ट मेथड रिटर्न्स द नेक्स्ट टोकन एज द स्ट्रिंग रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इज टाइप्ड इन। जो ये नेक्स्ट मेथड है वो क्या करता है, वो स्ट्रिंग रिटर्न करता है चाहे कोई भी डेटा टाइप हो। ठीक है। इफ एनी टोकन हैज नॉट बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्कैनर ऑब्जेक्ट देन फर्स्ट टोकन इटसेल्फ इज बी ट्रीटेड टू बी द नेक्स्ट टोकन। अगर कोई भी टोकन एक्सट्रैक्टेड ना किया जाए स्कैनर क्लास से तो क्या होता है, फर्स्ट जो टोकन है वो ही नेक्स्ट टोकन करके ट्रीट किया जाता है। ठीक है। अब देखो मेथड्स टू रीड टोकन्स फ्रॉम स्कैनर ऑब्जेक्ट। तो स्कैनर ऑब्जेक्ट को यूज करके कैसे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को रीड कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट शॉर्ट, इट रिसीव्स द नेक्स्ट टोकन फ्रॉम स्कैनर ऑब्जेक्ट एज अ शॉर्ट टाइप वैल्यू एंड स्टोर इन शॉर्ट टाइप वेरिएबल। तो ये क्या करता है, ये जो नेक्स्ट टोकन को रिसीव करता है वो शॉर्ट टाइप वैल्यू करके रिसीव करता है और स्टोर भी करता है शॉर्ट टाइप वेरिएबल में। ठीक है। शॉर्ट मतलब देखो इंटीजर टाइप वैल्यू डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है। इंटीजर टाइप वैल्यू का ही एक पार्ट है शॉर्ट। ठीक है। शॉर्ट एक पार्ट है और लॉन्ग दूसरा पार्ट है। मतलब अगर छोटा इंटीजर हो तो उसे शॉर्ट में लिया जाता है और अगर बड़ा इंटीजर हो तो उसे लॉन्ग में लिया जाता है। ठीक है। सिंटैक्स देखो, शॉर्ट उसके बाद वेरिएबल नेम इक्वल टू स्कैनर ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट शॉर्ट, ये है सिंटैक्स। ठीक है। एग्जाम्पल देखो, जैसे स्कैनर इन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का लाइन है। उसके बाद देखो शॉर्ट पी इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट शॉर्ट। ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट तो डेटा टाइप है, पी है वेरिएबल नेम इक्वल टू इन है ऑब्जेक्ट नेम डॉट नेक्स्ट शॉर्ट। ठीक है। और शॉर्ट पी सेमीकोलन उसके बाद पी इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट शॉर्ट ऐसे भी दे सकते हो। ठीक है। इट मीन्स दैट द वेरिएबल p विल स्टोर अ शॉर्ट टाइप डेटा थ्रू द स्कैनर ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो ये जो लाइन है ये क्या करेगा, डेटा को शॉर्ट टाइप में रीड करेगा और फिर उसे सेव करेगा शॉर्ट वेरिएबल में। नेक्स्ट पेज में जाओ। नेक्स्ट देखो इंट, it receives the next token from the scanner object which can be expressed as an integer and stored in integer type variable। तो ये integer type का वैल्यू लेता है और integer type के वेरिएबल में ही असाइन करता है। सिंटैक्स देखो, int variable equal to scanner object dot next int। ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट int का I कैपिटल है, ये याद रखना। तो ये सिंटैक्स है।
ठीक है, इंट देना है, उसके बाद वेरिएबल नेम इक्वल टू स्कैनर ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो स्कैनर इन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का लाइन है। नेक्स्ट देखो इंट p इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, यहाँ पे p वेरिएबल नेम है, इंट है डेटा टाइप, और इन डॉट नेक्स्ट इंट में इन जो है वो है स्कैनर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इट मीन्स दैट द वेरिएबल p विल स्टोर एन इंटीजर वैल्यू थ्रू द स्कैनर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो थ्रू स्कैनर ऑब्जेक्ट एक इंटीजर वैल्यू लेके इंटीजर वेरिएबल p में स्टोर कर देता है। नेक्स्ट फ्लोट। तो फ्लोट टाइप के डेटा कैसे रीड करते हैं, देखो इट रिसीव्स द नेक्स्ट टोकन which can be expressed as a floating type value and store it into floating type variable। तो floating type value को रीड करके floating type variable में स्टोर करके रखता है। सिंटैक्स वही float, देन उसके बाद variable इक्वल टू स्कैनर ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट फ्लोट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो स्कैनर इन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का लाइन है। उसके बाद देखो फ्लोट p इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट फ्लोट। ठीक है, जहाँ पे फ्लोट है डेटा टाइप, p है वेरिएबल नेम, इन स्कैनर ऑब्जेक्ट है, और नेक्स्ट फ्लोट ये तो सिंटैक्स में ही है। ठीक है, इट मीन्स दैट द वेरिएबल p विल स्टोर अ फ्लोट टाइप वैल्यू थ्रू द स्कैनर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फ्लोट टाइप वैल्यू को रिसीव करता है। नेक्स्ट लॉन्ग देखो, दिस मेथड रिसीव्स द नेक्स्ट टोकन एक्सप्रेस्ड एज अ लॉन्ग टाइप वैल्यू एंड स्टोर्स इट इन अ लॉन्ग टाइप वेरिएबल। ठीक है, तो लॉन्ग टाइप वैल्यू को रीड करके लॉन्ग टाइप वेरिएबल में स्टोर किया जाता है। सिंटैक्स वही है, देखो लॉन्ग उसके बाद वेरिएबल इक्वल टू स्कैनर ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट लॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल देखो स्कैनर इन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का लाइन है। उसके बाद देखो लॉन्ग p इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट लॉन्ग, तो लॉन्ग टाइप के वैल्यू लेके लॉन्ग टाइप के वेरिएबल पे असाइन कर दिया। ठीक है, इट मीन्स that the variable p will store a long type value through the scanner object। ठीक है, अब नेक्स्ट डबल देखो, ये डबल टाइप के ऑब्जेक्ट को रीड करता है। सिंटैक्स वही है, देखो डबल उसके बाद वेरिएबल इक्वल टू स्कैनर ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट डबल। ठीक है, और एग्जाम्पल भी वही टाइप के दिया है, देखो डबल p इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट डबल, उसके आगे स्कैनर इन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का लाइन है। ठीक है, तो ऐसे डबल टाइप डेटा को पढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट, दिस मेथड एक्सेप्ट नेक्स्ट टोकन फ्रॉम द स्कैनर ऑब्जेक्ट एज अ स्ट्रिंग। तो अगर स्ट्रिंग रीड करना हो तो सिर्फ ये नेक्स्ट फंक्शन को यूज करना है। अ टोकन कैन बी डिफाइंड बाय द सेट ऑफ कैरेक्टर्स बिटवीन टू साइमल्टेनियस वाइट स्पेस और डेलिमिटर्स। तो ये जो फंक्शन है ये स्ट्रिंग टाइप के डेटा, मतलब कोई वर्ड या कोई सेंटेंस ऐसे टाइप के डेटा लेकर स्टोर करता है। ठीक है, ये कैसे वर्ड को आइडेंटिफाई करता है, दो वाइट स्पेस के बीच जो सेट ऑफ कैरेक्टर्स है उसे एक वर्ड ये कंसिडर करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में जाओ, सिंटैक्स देखो, स्ट्रिंग वेरिएबल इक्वल टू स्कैनर ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल स्कैनर इन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, स्ट्रिंग str1 इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट। ठीक है, इट मीन्स दैट द वेरिएबल str विल स्टोर द नेक्स्ट टोकन एज अ स्ट्रिंग थ्रू द स्कैनर ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू लेके स्ट्रिंग वेरिएबल में असाइन कर देता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट डॉट कैर एट 0, ये क्या करता है, जावा डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक फंक्शन टू एक्सेप्ट अ कैरेक्टर थ्रू अ स्कैनर क्लास। तो देखो
जावा का स्कैनर क्लास में कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जो इंडिविजुअल कैरेक्टर को रिसीव करे। द नेक्स्ट फंक्शन इज इटसेल्फ मॉडिफाइड इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट अ कैरेक्टर। तो इसलिए नेक्स्ट फंक्शन को मॉडिफाई किया गया है कि वो कैरेक्टर ले सके। द नेक्स्ट फंक्शन रिसीव्स अ कैरेक्टर एज अ स्ट्रिंग। नेक्स्ट फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग टाइप करके कैरेक्टर को असाइन करता है। द कैरेक्टर कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय यूजिंग char@0 फंक्शन टू बी स्टोर्ड इन द रिजल्टिंग वेरिएबल। तो char@ फंक्शन का क्या काम है, एक एक कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करके रिजल्टिंग वेरिएबल में स्टोर करना। ठीक है, सिंटैक्स देखो, char वेरिएबल इक्वल टू स्कैनर ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट char@0। फॉर एग्जाम्पल देखो, स्कैनर इन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट लाइन है। उसके बाद देखो char c, ये c जो है ये वेरिएबल नेम है, इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट char@0। ठीक है, इन है ऑब्जेक्ट नेम, नेक्स्ट फंक्शन है और char@0 भी फंक्शन है। ठीक है, इट मीन्स द वेरिएबल c विल स्टोर अ कैरेक्टर थ्रू अ स्कैनर क्लास। तो इसका मीनिंग है कि c जो वेरिएबल है वो कैरेक्टर को स्टोर कर रहा है थ्रू ऑब्जेक्ट क्लास। अब देखो नेक्स्ट लाइन फंक्शन, द एप्लीकेशन ऑफ नेक्स्ट मेथड इज टू एक्सेप्ट अ टोकन एज अ स्ट्रिंग फ्रॉम द स्कैनर ऑब्जेक्ट। तो नेक्स्ट मेथड क्या करता है, टोकन्स को एज अ स्ट्रिंग रीड करता है। नेक्स्ट देखो, व्हेन अ लाइन ऑफ टेक्स्ट इज इनपुट इनटू द स्कैनर ऑब्जेक्ट द नेक्स्ट मेथड विल रिसीव द फर्स्ट टोकन। ठीक है, अगर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हम यूज करेंगे और एक लाइन को इनपुट करेंगे तो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सिर्फ फर्स्ट टोकन को लेगा। रेस्ट पार्ट ऑफ द टेक्स्ट लाइन कैन बी obtained as a token by using next line method। तो लाइन का जो बाकी पार्ट है उसे रिसीव करने के लिए नेक्स्ट लाइन फंक्शन यूज किया जाता है। इन केस नेक्स्ट मेथड इज नॉट यूज्ड बिफोर, द नेक्स्ट लाइन मेथड रिजल्ट्स इन एंटायर लाइन ऑफ टेक्स्ट। मतलब अगर नेक्स्ट हम यूज नहीं करेंगे तो नेक्स्ट लाइन से भी पूरा एंटायर लाइन को हम इनपुट कर सकते हैं। सिंटैक्स देखो, स्ट्रिंग वेरिएबल इक्वल टू स्कैनर ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट लाइन। फॉर एग्जाम्पल, स्कैनर इन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, स्ट्रिंग str2 इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट लाइन। मतलब एक लाइन को हम रीड कर सकते हैं नेक्स्ट लाइन फंक्शन को यूज करके या नेक्स्ट लाइन मेथड को यूज करके। ठीक है, it means that the variable str2 will store a line of text through the scanner object। ठीक है, इसका मतलब है कि एक लाइन ऑफ टेक्स्ट को थ्रू स्कैनर ऑब्जेक्ट str2 में सेव कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे स्कैनर क्लास का जो थ्योरी पोर्शन है वो खत्म होता है। अब देखो कुछ प्रोग्राम दिया है जो स्कैनर क्लास को यूज करके किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोग्राम देखो, राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू इनपुट टू नंबर्स, डिस्प्ले द नंबर्स आफ्टर स्वैपिंग देम बाय यूजिंग द थर्ड वेरिएबल। सैम्पल इनपुट दिया है देखो, a इक्वल टू 95, b इक्वल टू 45। आफ्टर स्वैपिंग जो आउटपुट देगा वो होगा a इक्वल टू 45, b इक्वल टू 95। मतलब एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो थर्ड वेरिएबल को यूज़ करके दो नंबर का जो वैल्यू है वो स्वैप कर देगा। मतलब a का वैल्यू b में ट्रांसफ़र करेगा और b का वैल्यू a में ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, देखो फर्स्ट तो कमेंट लाइन है, अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द नंबर्स आफ्टर स्वैपिंग, ये तो कमेंट लाइन है। नेक्स्ट इनपुट java.util.star, स्कैनर क्लास का प्रोग्राम है तो java.util को तो इम्पोर्ट करना ही पड़ेगा, तो इसलिए ये लाइन लिखा है। नेक्स्ट पब्लिक क्लास स्वैप, ये क्लास नेम है।
नेक्स्ट ओपनिंग ब्रेस ऑफ क्लास, देन उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, ये वॉइड मेन का डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। फिर ओपनिंग ब्रेस ऑफ वॉइड मेन, आफ्टर दैट स्कैनर इन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये लाइन स्कैनर क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इंट a, b, c इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे 3 वेरिएबल लगेगा a, b और c, तीनों ही इंटीजर टाइप के हैं और c इक्वल टू 0, मतलब c में 0 दे के इनिशियलाइज किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में जाओ, फिर देखो system.out.println एंटर योर नंबर, यूजर को नंबर देने के लिए बोल रहा है। a इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट, b इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट, मतलब a और b को रीड कर रहा है, ठीक है। जैसे वहाँ पे दिया है a इक्वल टू 95 और b इक्वल टू 45, मान लो कि वो दो वैल्यू रीड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट c इक्वल टू a इक्वल टू b, b इक्वल टू c, मतलब क्या है, c एक थर्ड वेरिएबल है जिसे हम 0 दे के इनिशियलाइज किए थे। उसी c वेरिएबल में पहले a का वैल्यू ट्रांसफ़र करते हैं, फिर a में b का वैल्यू ट्रांसफ़र करते हैं, आफ्टर दैट b में c का वैल्यू ट्रांसफ़र करते हैं। तो अल्टीमेटली b में तो a का वैल्यू आ गया क्योंकि c में तो a का वैल्यू था, ठीक है। तो ऐसे ही थर्ड वेरिएबल को यूज़ करके हम स्वैपिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे c है थर्ड वेरिएबल। अब देखो system.out.println द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू प्लस a, और फिर से system.out.println देके द वैल्यू ऑफ b इक्वल टू प्लस b, ठीक है। तो a और b को आफ्टर स्वैपिंग टर्मिनल विंडो में दे दिया, ठीक है। फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन एंड देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास, ठीक है। तो ऐसे प्रोग्राम लिखते हैं स्कैनर क्लास को यूज़ करके। अब देखो कंपाइल कर रहा है, यहाँ पे नो सिंटैक्स एरर आया, फिर रन कर दिया। तो आउटपुट विंडो में देखो एंटर योर नंबर 95 45 दो नंबर दिया है यूज़र ने, फिर द वैल्यू ऑफ a इज़ 45 एंड द वैल्यू ऑफ b इज़ 95, स्वैपिंग कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोग्राम देखो, राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू इनपुट the name and basic salary of an employee, calculate and display the gross salary and net salary when DA is equal to 30% of basic, HRA is equal to 12.5% of basic, PF equal to 10% of basic, gross equal to basic plus DA plus HRA और net pay equal to gross minus PF। तो यहाँ पे देखो एक एम्प्लॉय का सैलरी का डिटेल दिया है, ठीक है, उसका बेसिक, उसका DA, HRA, PF सारा, ग्रॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेट पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, सारा दिया है। और हम लोगों को क्या डिस्प्ले करना है, ग्रॉस सैलरी एंड नेट सैलरी, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं, नेक्स्ट पेज में जाओ। अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी एंड नेट सैलरी, ये कमेंट लाइन है। उसके बाद import java.util.star, ये java.util को इंपोर्ट किया है स्कैनर क्लास के लिए। नेक्स्ट पब्लिक क्लास ई सैलरी, ये क्लास नेम है, क्लास डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है, ठीक है। फिर ओपनिंग ब्रेस ऑफ क्लास, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, ये मेन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। उसके बाद वॉइड मेन का ओपनिंग ब्रेस, देन स्कैनर इन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये स्कैनर की जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट इंट बेसिक डबल DA, HRA, PF, GP इक्वल टू 0, NP इक्वल टू 0, मतलब देखो यहाँ पे दो टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, एक है बेसिक जो इंटीजर टाइप के है और सेकंड जो वेरिएबल टाइप है वो है डबल, ठीक है। डबल में है DA, HRA, PF, GP, NP, ठीक है। GP और NP में कैलकुलेशन होगा तो इसलिए 0 से इनिशियलाइज किए हैं, ठीक है। जो जो वेरिएबल कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है उसे इनिशियलाइज कर देना ही गुड प्रैक्टिस है,
ठीक है, तो इसलिए 0 देके इनिशियलाइज कर दिए। नेक्स्ट स्ट्रिंग नेम, मतलब नेम स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल है। अब देखो system.out.println एंटर द नेम ऑफ द एम्प्लॉय। तो नेम ऑफ द एम्प्लॉय को यूजर को टाइप करने के लिए बोल रहा है। नेम इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट लाइन, ये इन डॉट नेक्स्ट लाइन देके नेम को रीड कर रहा है नेम वेरिएबल में। नेक्स्ट system.out.println एंटर बेसिक सैलरी। अब यूजर बेसिक सैलरी देगा जिसे बेसिक वेरिएबल में रीड कर रहा है, देखो इन डॉट नेक्स्ट इन करके, ठीक है। अब देखो कैलकुलेशन हो रहा है, डी इक्वल टू बेसिक इंटू 30.0 बाई 100.0 मतलब 30%, ठीक है। एच आर ए इक्वल टू बेसिक इंटू 12.5 बाई 100.0 मतलब बेसिक का 12.5%। नेक्स्ट पी एफ इक्वल टू बेसिक इंटू 10.0 डिवाइडेड बाई 100.0 मतलब बेसिक का 10%। नेक्स्ट जी पी इक्वल टू बेसिक प्लस डी ए प्लस एच आर ए, सारा ऐड कर दिया तो ग्रॉस पे निकल जाएगा। अब देखो नेट पे कैसे निकालेंगे, जीपी माइनस पी एफ, मतलब जो जीपी निकला है उससे अगर पीएफ को सब्ट्रैक्ट कर दे तो एनपी मतलब नेट पे मिल जाएगा। अब देखो system.out.println देख के सारा प्रिंट कर दिया, मतलब नेम, जीपी और एनपी को, ठीक है। देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन एंड देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास, ठीक है। अब कंपाइल कर रहा है, यहाँ पे नो सिंटैक्स एरर आया। नेक्स्ट पेज में जाओ, आउटपुट देखो, एंटर द नेम of the employee Amit Kumar, enter basic salary 40,000, employee name Amit Kumar, gross pay 57,000 and net pay 53,000, ठीक है। तो स्कैनर क्लास को यूज करके ये वाला प्रोग्राम भी कर दिया। नेक्स्ट देखो, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 consecutive natural numbers taking input from the console। देखो सैंपल इनपुट है 7 and 8, सैंपल आउटपुट क्या देगा 7.25, 7.5, 7.75। तो देखो क्या बोला है, 2 नंबर को देना है यूजर को, उन दोनों नंबर के बीच से 3 रैशनल नंबर को प्रिंट करेगा, ठीक है। फर्स्ट लाइन देखो, ये तो कमेंट लाइन है, a program to calculate and rational numbers between 2 natural numbers। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होना चाहिए a program to calculate 3 rational numbers between 2 natural numbers, ठीक है। उसके बाद देखो import java.util.star, java.util को import कर लिया, फिर class rational num, ये क्लास नेम है, उसके बाद ओपनिंग ब्रेस ऑफ क्लास, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, ये मेन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है, उसके बाद ओपनिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन स्कैनर इन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। फिर देखो वेरिएबल डिक्लेरेशन, इंटीजर टाइप के 2 वेरिएबल है एम और एन, और डबल टाइप के 3 वेरिएबल है ए बी सी, ठीक है। फिर system.out.println एंटर 2 consecutive natural numbers 1 by 1, तो 2 नंबर को यहाँ पे m और n में रीड किया है, देखो इन डॉट नेक्स्ट इन करके रीड किया है, ठीक है। अब देखो कैलकुलेशन कर रहा है a इक्वल टू m प्लस n बाई 2.0, ऐसे रैशनल नंबर को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट रैशनल नंबर है। फिर उसके बाद देखो b इक्वल टू m प्लस a डिवाइडेड बाई 2.0, मतलब पहले m और n के बीच एक रैशनल नंबर ढूंढा, फिर m और a के बीच एक रैशनल नंबर ढूंढा। थर्ड वन देखो c इक्वल टू a प्लस n बाई 2.0, मतलब a और n के बीच अब रैशनल नंबर कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। तो 3 रैशनल नंबर आ गया। अब system.out.println देके तीनों को प्रिंट कर दो, ठीक है। यहाँ पे एक हेडिंग दिया है system.out.println 3 रैशनल नंबर्स आर, उसके बाद system.out.println यूज करके तीनों रैशनल नंबर को प्रिंट कर दिया, b, a और c, ठीक है। फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोग्राम देखो,
नेक्स्ट पेज। A two-digit number can be obtained by using the expression 10a plus b, where a and b are the tens and units digit respectively। ठीक है, तो a और b टेंस प्लस डिजिट और यूनिट प्लस डिजिट है, और टू डिजिट नंबर क्या है? 10a प्लस b। ठीक है, द नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट विल बी 10b प्लस a। अगर a और b को इंटरचेंज कर दे हम, मतलब b को यूनिट प्लेस में भेज दे और a को टेंस प्लेस में ले आए, तो जो टू डिजिट नंबर क्रिएट होगा वो होगा 10b प्लस a। ठीक है, ये तो मैथ्स में हम किए थे ऑलरेडी। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टू डिजिट्स ऑफ अ नंबर a and b and display the result when the sum of numbers and the reverse number is divided by the difference between its digits। ठीक है, तो प्रोग्राम में क्या दिखाना है? a और b को लेना है, उसके बाद सम ऑफ नंबर एंड द रिवर्स नंबर आर डिवाइडेड बाय द डिफरेंस बिटवीन इट्स नंबर। ठीक है, सम ऑफ नंबर और रिवर्स नंबर जो है उसे डिवाइड करना है किससे? डिफरेंस बिटवीन इट्स डिजिट्स से। ठीक है, देखो यहाँ पे एक सैम्पल इनपुट दिया है, जैसे 62, उसका आउटपुट आएगा 22। ठीक है, कैसे आ रहा है देखो। फर्स्ट कमेंट लाइन है अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले रिजल्ट, ये कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, फिर import java.util.star, ये java.util को इंपोर्ट किया है। फिर क्लास रिजल्ट, ये क्लास डिक्लेरेशन है। उसके बाद ओपनिंग ब्रेस ऑफ क्लास, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, ये वॉइड मेन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। फिर ओपनिंग ब्रेस ऑफ वॉइड मेन, देन स्कैनर इन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। फिर देखो वेरिएबल डिक्लेरेशन, ए बी और रेस, तीन टाइप के वेरिएबल है, तीनों ही इंटीजर टाइप के हैं। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एंटर टेंस डिजिट को देना है। ठीक है, ए इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट, ए में रीड किया टेंस डिजिट को। नेक्स्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एंटर यूनिट डिजिट, अब यूनिट डिजिट को यूजर दे रहा है, उसे बी में रीड किया इन डॉट नेक्स्ट इंट करके। नेक्स्ट देखो रेस इक्वल टू, मतलब रिजल्ट इक्वल टू 10 इंटू ए प्लस बी, मतलब जो फर्स्ट टू डिजिट नंबर है, प्लस 10 इंटू बी प्लस ए, मतलब रिवर्स करने के बाद जो नंबर हुआ उसे ओरिजिनल नंबर से ऐड करना है, डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। ठीक है, उन दोनों के डिफरेंस से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन हो गया रेस में। उसके बाद देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द आंसर कोलन दे के प्लस रेस, मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन दे के प्रिंट कर दिया। ठीक है, रिजल्ट को। अब क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे स्कैनर क्लास को यूज़ करके कुछ प्रोग्राम दिखा दिया। अब देखो एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वो है टेस्टिंग एंड डिबगिंग, मतलब प्रोग्राम लिखने के बाद उसे टेस्ट करना है और फिर अगर कोई एरर आया तो उसे डिबग करना है। देखो, in general testing is the process of making sure that the program performs the intended task or not, whereas debugging is the process of locating and eliminating program errors। ठीक है, तो generally प्रोग्राम कैसे हम बनाते हैं, जैसे वो अपना जो टास्क है वो ठीक तरह से कर पाए, मतलब एक्यूरेट रिजल्ट दे। ठीक है, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ एरर्स हो जाता है, डिफरेंट टाइप्स के एरर होते हैं प्रोग्राम में, वो हम अब डिस्कस करेंगे। तो देखो ये जो एरर है इसे एलिमिनेट करने का जो प्रोसेस है उसे हम डिबगिंग बोलते हैं। ठीक है, टेस्टिंग एंड डिबगिंग आर वाइटल स्टेप्स of removing errors from the program. They are also time consuming steps. ठीक है, ये बहुत time consuming steps भी है। In fact, the time spent in testing and debugging often equals or exceeds the time spent in the creation of the program. ठीक है,
तो कभी कभी ये टेस्टिंग और डिबगिंग इतना लंबा हो जाता है कि वो प्रोग्राम क्रिएट करने में जितना समय लगा उससे ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ अ प्रोग्राम रन्स सक्सेसफुली with the test data and produce the correct result, it is normally released for use. अगर प्रोग्राम ठीक से चला और ठीक से रिजल्ट दिया तो उसे नॉर्मली यूज़ करने के लिए रिलीज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, टेस्टिंग एंड डिबगिंग आर टू डिफरेंट टास्क, यू शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड बिटवीन देम, द डिफरेंस बिटवीन दिस प्रोसेस आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे टेस्टिंग और डिबगिंग का डिफरेंस दिया है। देखो, टेस्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच अ प्रोग्राम इज वैलिडेट। तो टेस्टिंग क्या है, ये देखता है कि प्रोग्राम वैलिड है कि नहीं, मतलब प्रोग्राम ठीक से परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं। डिबगिंग इज द प्रोसेस इन विच द एरर आर रिमूव फ्रॉम द प्रोग्राम। तो जो एरर रिमूव करने का प्रोसेस है उसे हम डिबगिंग बोलेंगे। नेक्स्ट, टेस्टिंग इज कंप्लीट when all desired verifications against specifications have been performed। मतलब जब पूरे प्रोग्राम को ठीक से चेक किया गया हो और वो रिजल्ट भी ठीक से दे रहा है तो टेस्टिंग कंप्लीट। और डिबगिंग इज फिनिश्ड व्हेन देयर आर नो एरर्स एंड द प्रोग्राम इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। डिबगिंग कब खत्म होता है, जब प्रोग्राम में और कोई एरर ना हो, सारा डिटेक्ट किया गया हो और ठीक भी किया गया हो। ठीक है, तो ये था टेस्टिंग और डिबगिंग का डिफरेंस। अब नेक्स्ट पेज में जाओ, टाइप्स ऑफ एरर। व्हेन यू रन अ प्रोग्राम देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल गिविंग इनपुट। इट मे हैपन that you may not get the desired result due to incorrect input of data and thus get incorrect output। तो जब इनपुट देना है प्रोग्राम में तब केयरफुली देना है। कभी ऐसा भी होता है कि प्रोग्राम एकदम सही है फिर भी रिजल्ट गलत आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि इनपुट गलत है। ठीक है, वो ना हो ये ध्यान देना पड़ेगा। जनरली there are 3 types of errors that occurs in the computer program। तो 3 टाइप के एरर्स हो सकता है प्रोग्राम में, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर एंड रन टाइम एरर। अब देखो सिंटैक्स एरर कब होता है। सिंटैक्स एरर, these errors occurs when the rules or the grammar of the programming language are not followed। मतलब जब ठीक से लाइन को नहीं लिखा गया है, मतलब उसका सिंटैक्स गलत है, उसका ग्रामर गलत है। ठीक है, तब ये एरर ऑकर करता है। सच प्रोग्रामिंग एरर टिपिकली इन्वॉल्व इनकरेक्ट पंक्चुएशन, इनकरेक्ट वर्ड सीक्वेंसेस, अनडिफाइंड टर्म और इरोनियस यूज ऑफ टर्म्स। मतलब ये कब ऑकर करता है, जब कोई पंक्चुएशन गलत दिया हो या कोई वर्ड का सीक्वेंस ठीक ना हो या कुछ अनडिफाइंड टर्म यूज़ किया हो तब। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, अ सैम्पल प्रोग्राम विच शोज द सिंटैक्स एरर एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन। देखो जैसे ये जो प्रोग्राम दिया हुआ है एक इमेज, यहाँ पे देखो a+b/c। अब देखो यहाँ पे जो इमेज दिया है, देखो वहाँ पे एक लाइन में एरर है जहाँ पे लिखा हुआ है p = a+b/c देन सेमीकोलन। ये जो p यूज़ किया है, देखो यहाँ पे p डिक्लेयर नहीं किया गया है, मतलब इंट दे के a, b और c लिया है लेकिन p को नहीं लिया गया है। वेरिएबल डिक्लेरेशन की जो लाइन है वहाँ पे p मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इसलिए देखो कैनॉट फाइंड सिंबल वेरिएबल p, ऐसा टाइप का एरर दिया है। ठीक है, तो जो जो वेरिएबल यूज करोगे सारा वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि वो किस डेटा टाइप का है। ठीक है, तो ये है सिंटैक्स एरर। अब देखो यहाँ पे p डिक्लेयर कर दिया है नेक्स्ट इमेज में, अब कोई एरर नहीं, अब नो सिंटैक्स एरर दे रहा है। ठीक है,
तो ये है सिंटैक्स एरर। अब नेक्स्ट पेज में जाओ। Here you can notice that the variable p is not declared. Thus, the program shows a syntax error. Cannot find symbol variable p. And after declaring the data type of the variable p, it shows no syntax error. Thus, the program is error free and ready to execute. ठीक है, तो ऐसे टाइप का होता है सिंटैक्स एरर। अब देखो लॉजिकल एरर। A logical error is concerned with an error in planning the program's logic, मतलब लॉजिक में ही गलतियां हैं। ठीक है, the computer actually does not know that an error has been made. It simply follows the instruction and executes the result, but the output may not be correct. मतलब कंप्यूटर तो सिर्फ अपना काम कर रहा है, जो जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसे एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन फिर भी रिजल्ट गलत आया। क्यों आया? क्योंकि लॉजिक में प्रॉब्लम है। मान लो कि तुम्हें ऐड करने के लिए बोला है, तुम सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो कंप्यूटर क्या करेगा? वो तो तुम सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोले इसलिए सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब अगर रिजल्ट गलत आया, रिजल्ट ऐड का नहीं आया, तो कंप्यूटर क्या करेगा? वो तो तुम्हारा फॉल्ट है ना? तो इस टाइप के एरर को बोलते हैं लॉजिकल एरर, मतलब जहाँ पे लॉजिक ही गलत है, प्रोग्रामर ने लॉजिक को ही गलत लिखा है। ठीक है, तो देखो वही यहाँ पे बोला है, द प्रॉब्लम इज दैट द लॉजिक बीइंग गिवन डज नॉट प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट, हेंस द लॉजिकल एरर इज द एरर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रॉन्ग लॉजिक इन द प्रोग्राम। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, राइट अ प्रोग्राम टू टेक 3 numbers, divide the sum of first 2 numbers by the third and display the result। तो एक मान लो कि ऐसे टाइप का एक प्रोग्राम लिखने के लिए बोला है कि 3 नंबर को लो, फर्स्ट 2 नंबर के जो सम है उसे थर्ड जो नंबर है उससे डिवाइड कर दो। तो अब यहाँ पे देखो एक इमेज दिया है जहाँ पे क्या किया है, ए बी और सी को लिया है इंट करके, पी भी लिया है इंट करके, फिर देखो p इक्वल टू ए प्लस बी बाई सी किया है। यहाँ पे देखो एक मिस्टेक है, वो क्या है, a प्लस बी इसे ब्रैकेट में देना चाहिए था, क्योंकि देखो डिवीजन का जो प्रायोरिटी है वो एडिशन से ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, b बाई सी पहले परफॉर्म होगा, फिर उसके बाद a को ऐड किया जाएगा। ठीक है, रिजल्ट गलत आ जाएगा। हमें तो वो नहीं चाहिए, हमें तो a प्लस बी करके उसे c से डिवाइड करना है। तो देखो एक ब्रैकेट ना देने से ये जो ऑपरेशन है इसका मीनिंग ही चेंज हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के एरर को बोलते हैं लॉजिकल एरर। ठीक है, तो इसलिए देखो नेक्स्ट इमेज में यहाँ पे एक ब्रैकेट दिया है, a प्लस बी ब्रैकेट में उसके बाद c। अब रिजल्ट ठीक से आ रहा है 7। ठीक है, तो ये था लॉजिकल एरर। नेक्स्ट पेज में जाओ, देखो हियर यू कैन नोटिस दैट द रिजल्ट इन बोथ द केस आर डिफरेंट, however the program is compiled. It is because in first case the user has instructed to add a to the result of b by c, which yields incorrect result according to the given condition। ठीक है, तो जो फर्स्ट प्रोग्रामर ने लिखा था वहाँ पे उसने एक मिस्टेक किया था कि वो ब्रैकेट नहीं दिया था, तो इसलिए क्या हुआ था, b बाई सी पहले परफॉर्म हुआ था, उसके बाद a को ऐड किया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद जब ब्रैकेट यूज़ किए तब सही रिजल्ट आया। ठीक है, जो आना चाहिए था कंडीशन के मुताबिक। ठीक है, तो ये था लॉजिकल एरर। अब देखो डिफरेंस बिटवीन सिंटैक्स एरर और लॉजिकल एरर। सिंटैक्स एरर देखो, इट इज़ द ग्रामेटिकल एरर इन द स्टेटमेंट्स, तो ये ग्रामेटिकल एरर है। और लॉजिकल एरर देखो, इट इज़ द एरर इन प्रोग्रामिंग लॉजिक, ये प्रोग्रामिंग लॉजिक का एरर है। नेक्स्ट लाइन, द प्रोग्राम इज अनेबल टू गिव द आउटपुट
सिंटैक्स एरर में प्रोग्राम आउटपुट ही नहीं देता है, क्योंकि वहाँ पे तो सिंटैक्स ही गलत है, नो सिंटैक्स एरर ही नहीं आएगा। जब कंपाइल करोगे तो आउटपुट कैसे देगा, ठीक है। लेकिन लॉजिकल एरर में देखो, द प्रोग्राम डजंट गिव द डिजायर्ड आउटपुट, मतलब आउटपुट देता तो है यहाँ पे, लेकिन डिजायर्ड आउटपुट नहीं देता है, ठीक है। तो ये था डिफरेंस सिंटैक्स एरर और लॉजिकल एरर का। अब देखो रन टाइम एरर। Sometime you find the program is not produced the desired result even after errors, syntax as well as logic are removed and the program has been compiled successfully. कभी ऐसा भी होता है कि सिंटैक्स एरर भी रिमूव कर दिया, लॉजिकल एरर भी रिमूव कर दिया, फिर भी प्रोग्राम रन नहीं कर रहा है, ठीक है। जब कंपाइल कर रहे हो तब नो सिंटैक्स एरर दे रहा है, लेकिन फिर भी रन नहीं कर रहा है। तब क्या होता है देखो, दीज एरर्स में ऑकर ड्यू टू इनकरेक्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन और बाय एंटरिंग इनकरेक्ट डेटा वैल्यू एट द टाइम ऑफ इनपुट। तब रन टाइम एरर ऑकर करता है। ये कब ऑकर करता है? जब कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन गलत दिया हो या कोई डेटा वैल्यू गलत इनपुट किए हो तब। फॉर एग्जाम्पल, डिवाइडिंग अ नंबर बाय 0 और ट्राइंग टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि 0 से अगर डिवाइड करना हो तो एरर देगा, क्योंकि 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, और अगर स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर हम निकलना चाहे तब भी एरर देगा, क्योंकि वो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे p इक्वल टू a प्लस b ब्रैकेट में दिया है, उसके बाद डिवाइड c दिया है, ठीक है। a क्या है 180 और b क्या है 240 और c है 0। देखो 0 से डिवाइड कर रहा है तो इसलिए एरर दे रहा है। देखो java.lang.arithmetic exception डिवाइड बाय 0, ऐसे टाइप का एक एरर दे दिया है। तो ये है रन टाइम एरर, ठीक है। द एक्सप्रेशन p इक्वल टू a प्लस b डिवाइड c, हियर यू हैव डिफाइंड दैट द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 0, देन द रिजल्ट विल कम टू एन इनफाइनाइट वैल्यू, ठीक है, विच इज अ रन टाइम एरर। तो अगर 0 से डिवाइड करोगे तो वो तो इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे रन टाइम एरर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बाय।